नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास के स्रोत में हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत को पढ़ लिया है। आप जा कर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग विदेशी उसी स्रोत में विदेशी विवरण को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, विदेशी विवरण में हम लोग ग्रीक, रोम, चाइनीज, अरबी, यूनानी, ग्रीक के प्राचीन लेखकों के बारे में, उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा, उन्होंने भारत के धार्मिक, आर्थिक या फिर सामाजिक विषय के बारे में क्या लिखा, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, टेसियस नाम का एक लेखक है, या फिर हम कह सकते हैं कि टेसियस जो है ईरान का राजवैद था। ठीक है, उसके बाद देखिए हेरोडोटस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग सब जानते हैं कि इतिहास के पिता के रूप में हेरोडोटस को, ठीक है, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, हेरोडोटस जो है वो भारत के इतिहास को तो लिखा, मतलब भारत के इतिहास के बारे में लिखा, मगर एक ऐसा भी बात है कि हेरोडोटस कभी भारत नहीं आए थे। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा है। तो देखिए हेरोडोटस, आइए हेरोडोटस के बारे में लोग पढ़ते हैं। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक 500 ईस्वी पूर्व यानी 500 बीसी में लिखा है। ठीक है, हिस्टोरिका में जो हेरोडोटस जी हैं उन्होंने लिखते हैं कि भारत और फारस के जो भी भारत और फारस के बीच में जो भी संबंध है उनके बारे में हिस्टोरिका में लिखा गया है। ठीक है, भारत और फारस के जो भी संबंध है उनकी जानकारी हमें हिस्टोरिका नामक पुस्तक से प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए निर्याकस हो गया, एरिस्टोबुलस हो गया, आर्नेसी क्रेटस हो गया, ये सब जो है सिकंदर के समकालीन थे। ये तीनों जो है ग्रीक लेखक है। ठीक है, अब देखिए सिकंदर के बाद के जो भी लेखक हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मैगस्थनीज है, ठीक है, मैगस्थनीज हो गया, डायमेकस हो गया, डाइन डायोनीसियस हो गया, ये सब कौन है? सिकंदर के बाद के जो भी विदेशी लेखक हैं वो ये तीनों है। ठीक है, जैसे देखिए मैगस्थनीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और मैगस्थनीज जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखे थे। ठीक है, डायमेकस और डायमेकस और डायोनेसियस जो है ये बिंदुसार के समय में जो है भारत आए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए मैगस्थनीज। मैगस्थनीज जो है सेल्यूकस निकटर का राजदूत था। मैगस्थनीज की पुस्तक जो भी पुस्तक है इंडिका, मैगस्थनीज इंडिका है जो मौर्य काल के समाज एवं सांस्कृतिक की जानकारी हमें मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से प्राप्त होती है। यानी कि मैगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका वो मौर्य काल के समाज एवं संस्कृति की जानकारी देता है। उसका जो मैगस्थनीज सबसे पहले आर्यमित्र से मिलता है, फिर बिंदुसार से मिलता है। ठीक है, डायमेकस जो है, डायमेकस है यह सीरिया के शासक अतियोकस का राजदूत बनकर बिंदुसार के दरबार में आया था। अब देखिए डायोनीसियस जो है मिस्र शासक टॉलमी या फिलाडेल्फस द्वितीय का दूत बनकर बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, उसके बाद देखिए यूनानी भाषा के पुस्तक जो भी है, यूनानी भाषा में जो पुस्तक है यूनानी यानी ग्रीक, जैसे देखिए टॉलमी, टॉलमी की जो पुस्तक है वो है ज्योग्राफी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सब यूनानी भाषा की पुस्तक है। पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी, इरेथियन सी का मतलब होता है लाल सागर। पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी है जो इसका लेखक है अज्ञात है। ठीक है, इसकी लेखक की जानकारी नहीं है। उसके बाद देखिए इस पुस्तक में भारत के समस्त दिशाओं की जानकारी मिलती है, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के बंदरगाहों का वर्णन इस पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी में मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत और रोम के मध्य व्यापार का वृहद जानकारी देता है ये पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी। ठीक है, अब देखिए प्लिनी की पुस्तक, प्लिनी की जो भी पुस्तक है, प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका, जो
100 ईस्वी में लिखा गया है। इस पुस्तक से आर्थिक संपन्नता, भारत के पेड़ पौधे, वनस्पति, खनिज का वर्णन मिलता है। ठीक है, और यह भारत और इटली के बीच व्यापार की जानकारी देता है। पिलनी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका, यह पुस्तक लैटिन भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, नेचुरल हिस्टोरिका जो पुस्तक है वो लैटिन भाषा में लिखी हुई है। अब देखिए चीनी स्रोत को पढ़ेंगे हम लोग। चीनी स्रोत के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे फाइयान, हैंसंग, इसिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हैंसंग का और एक नाम है वांग च्वांग। ठीक है, उसके बाद देखिए फाइयान। देखिए फाइयान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय, उस समय के सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, धार्मिक स्थिति का वर्णन फाइयान करता है। ठीक है, और देखिए एक बात मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, शायद आप लोग को पता होगा, जिनको पता नहीं होगा वो जान ले। देखिए चंद्रगुप्त, एक होता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, एक होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, तृतीय, यहाँ रैंकिंग होगा, चंद्रगुप्त लिखा रहेगा, एक लिखा रहेगा चंद्रगुप्त, दूसरा लिखा रहेगा यहाँ पे मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश का शासक है, लेकिन जब कभी भी चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाए, तृतीय आ जाए, चतुर्थ आ जाए, तो याद रखिएगा वो गुप्त वंश का शासक होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए फाइयान क्या लिखता है। देखिए फाइयान किसी भी राजनीतिक स्थिति की जानकारी नहीं देता है। ठीक है, और वो ये भी जानकारी नहीं देता था, दिया है कि वो किसके समय में भारत आए हैं। ठीक है, फाइयान इसकी भी जानकारी नहीं देता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। फाइयान की पुस्तक है फो क्यो की। ठीक है, ठीक है, फो क्यू की। ठीक है, चीनी भाषा में है। उसके बाद अस्पर्शता यानी कि अछूत के बारे में बताता है फाइयान। उसका रोजमर्रा के दैनिक जीवन में विनिमय का जो साधन था वो कौड़ियों का प्रयोग हुआ करता था। ठीक है, विनिमय है तो कौड़ियों का प्रयोग होता था। ठीक है, इसकी जानकारी फाइयान देता है। फाइयान भारत को अपनी पुस्तक फो क्यू की में, जो फो क्यू की है उसमें भारत को क्या लिखता है, ती एन चू। ठीक है, ती एन चू लिखता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए फाइयान जो है भारत में 14 साल तक रहता है। फाइयान भारत में 14 वर्ष तक रहता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हैंसंग के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए हैंसंग जो है वो भारत में 16 वर्ष तक रहता है, जिसमें से 6 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर पढ़ाई करता है। ठीक है, हैंसंग उस समय भारत आया था जिस समय चीन में प्रतिबंध लगा हुआ था कि कोई व्यक्ति देश नहीं छोड़ सकता है। ठीक है, मतलब चीन में प्रतिबंध लगा हुआ था कि कोई व्यक्ति चीन से बाहर नहीं जाए। उस समय हैंसंग जो है भारत आया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हैंसंग नालंदा विश्वविद्यालय की खूब प्रशंसा करता है या खूब प्रशंसा किया है। विश्वविद्यालय प्रांगण में प्रवेश हेतु द्वारपाल जो होते थे वो प्रांगण में प्रवेश हेतु परीक्षा लेते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए हैंसंग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। हैंसंग किसके समय में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। हैंसंग भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक दशा का वर्णन करता है। फिर देखिए सी यू की पुस्तक का वर्णन, ये जो सी यू की पुस्तक है ये हैंसंग की पुस्तक है। इसी पुस्तक में भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक दशा का वर्णन हैंसंग करता है। पुस्तक का नाम है सी यू की। ठीक है, उसके बाद देखिए हैंसंग की 2 पुस्तक है। एक का नाम हो गया सी यू की और दी लाइफ। ठीक है, यही 2 पुस्तक हैंसंग की है। उसके बाद हैंसंग भारत को इंतु कहता है। ठीक है, हैंसंग भारत को इंतु कहता है। ठीक है, नोट, अब यहाँ कुछ नोट है उसको जान लीजिए। फाइयान और हैंसंग दोनों बौद्ध धर्म मानने वाले थे। ठीक है, फाइयान और हैंसंग दोनों बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। यह दोनों बौद्ध धर्म का अध्ययन करने तथा बौद्ध धर्म के तीर्थ का दर्शन करने के लिए भारत आए थे।
ये दोनों बौद्ध थे, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हैनसंग का विवरण। देखिए हैनसंग क्या लिखते हैं, उस समय बौद्ध धर्म में 18 संप्रदाय थे। ठीक है, महायान संप्रदाय लोकप्रिय था। उसके बाद देखिए हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक बृहद बौद्ध सभा का आयोजन किया था और हैनसंग स्वयं उसका अध्यक्ष था। ठीक है, उसके बाद देखिए राजा की आय का एक हिस्सा धार्मिक कार्य के लिए खर्च किया जाता था। ठीक है, अछूत अस्पृश्यता या अंतज का वर्णन, मतलब अछूतों का वर्णन जो है करता है। ठीक है, ये देखिए हैनसंग का कुछ विवरण है जिसमें हैनसंग लिखते हैं कि उस समय जो है बौद्ध धर्म में 18 संप्रदाय थे, महायान संप्रदाय लोकप्रिय था, हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक बृहद बौद्ध सभा का आयोजन किया था, हैनसंग स्वयं उसका अध्यक्ष था, राजा की आय का एक हिस्सा धार्मिक कार्य के लिए खर्च किया जाता था, अछूत अस्पृश्यता या अंतर्जय वर्ग जो भी है उनके बारे में हैनसंग लिखता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसिंग जो है 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। ठीक है, 7वीं सदी के अंत में भारत आया। यह नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय में रहा। ठीक है, इसिंग जो है नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में रहा है। बौद्ध संस्थाओं, भारतीयों की परिवेश, वेशभूषा और खान पान का भी वर्णन मिलता है। इसिंग के अनुसार उस समय ईख यानी गन्ना की खेती होती थी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए उसके बाद है मतवानलिन चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के पूर्व अभियान का उल्लेख करता है मतवानलिन। ठीक है, उसके बाद देखिए चाउ जू कुआ चीनी यात्री है। ठीक है, चोल शासकों की जानकारी मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हैनसंग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। हैनसंग बताता है कि देश में अलग अलग भागों में अलग अलग लिपि प्रचलित थी। फाइयान भारतीयों की विद्वता यानी कि जो भी विद्वान व्यक्ति थे उनके ज्ञान का वर्णन करता है। ठीक है, फाइयान जो भारत के विद्वता या ज्ञान का वर्णन करता है, यानी कि फाइयान भारतीयों के विद्वता या ज्ञान का वर्णन करता है। मतलब वो बताते थे कि यहाँ के लोग काफी विद्वान हैं और ज्ञानी हैं। ठीक है, फाइयान ऐसा बताता है। अब हम लोग अरबी स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। ये है हमारा अरबी स्रोत यानी कि अलबरूनी। अलबरूनी का मूल नाम है अबू रेहान। ठीक है, पुस्तक है तहकीक ए हिंद या किताबुल ए हिंद या मिन मकाला। ठीक है, ये पुस्तक है तहकीक ए हिंद, किताबुल ए हिंद मिन मकाला। ठीक है, अबू रेहान उनका नाम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए तीनों पुस्तक का अर्थ है भारत की खोज। ठीक है, यानी कि भारत की खोज, हिंदुस्तान का दर्पण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अलबरूनी संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे, साथ ही साथ गणित, ज्योतिष, खगोल, भूगोल के जानकार थे। ठीक है, इन्होंने भारत की भौगोलिक आकृति की तुलना पतंग से किया है। ठीक है, भारत की जो भौगोलिक आकृति है उसकी तुलना पतंग से की है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अलबरूनी जो है बताता है कि कश्मीर, कन्नौज, मालवा, गुजरात, सिंध एवं बंगाल प्रसिद्ध थे। ठीक है, भारत के लोग श्रेष्ठ, ठीक है, तत्ववेत्ता थे, सर्वोत्तम थे, गणितज्ञ थे, ज्योतिषविद थे। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद देखिए समाज में जाति प्रथा का बंधन था, अंतरजातीय विवाह नहीं होते थे। ठीक है, बाल विवाह एवं सती प्रथा का प्रचलन था, लोग मंदिरों में दान देते थे
इसका विवरण कौन करता है? अल्बेरोनी, ठीक है, अपनी पुस्तक में करता है। उसके बाद देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने हो गया। अल्बेरोनी लिखता है कि स्नान घाट अपने आप में एक अनूठा अनुष्ठान था। लोग तीर्थ यात्रा करते थे। अल्बेरोनी भारत का वर्णन आफ्ताब यानी सूर्य के रूप में करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अल्बेरोनी यह भी लिखता है कि भारत पर आक्रमण करके भारत के वैभव को नष्ट करने का प्रयास किया गया, ठीक है। अल्बेरोनी यह भी लिखता है कि आपसी ईर्ष्या एवं देश के कारण एकता की भावना कम हो रही थी। मतलब जो भारत के लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे थे, जिसके कारण भारत में एकता की भावना जो है कम हो रही थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, उसका अल्बेरोनी के अनुसार भारत में ऐतिहासिक लेखन तो था, परंतु कलानुक्रम का अभाव था। अल्बेरोनी ने कई भारतीय ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया, जिसके कारण भारतीय दर्शन एवं भारतीय चिंतन के साथ साथ भारत के गणित, विज्ञान, ज्योतिष, खगोल का प्रचार प्रसार मध्य एशिया तक पहुंचा, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा अल्बेरोनी के बारे में, अल्बेरोनी जो है महमूद गजनवी के दरबार में राज ज्योतिष के पद में थे अल्बेरोनी, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, एक और है अरबी अल-मसूदी, ठीक है। अल-मसूदी का पूरा नाम है अबू अल हसन अल-मसूदी, ठीक है। संक्षिप्त में हम लोग बोलते हैं अल-मसूदी, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। इनके पुस्तक का नाम है मुहज अल दहाब, अरबी भाषा में है, ठीक है। अल-मसूदी ने मसूरा यानी सिंध की राजधानी की यात्रा की। अल-मसूदी लिखता है कि भारत एक विशाल देश है जो खुरासान, सिंध, तिब्बत तक फैला हुआ है, ठीक है। अल-मसूदी लिखता है कि बुद्धि, विवेक, ज्ञान, रंग की शुद्धता की दृष्टि से भारत के लोग अन्य लोगों से भिन्न हैं, ठीक है। अल-मसूदी ने गंगा नदी को जिंजिस कहा और यह बताया कि यह भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। अल-मसूदी खंबात शहर यानी खंबात माने गुजरात, खंबात शहर का भी वर्णन करता है और कहता है कि यह नील नदी की तरह चौड़े मुहाने पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अल-मसूदी उत्तर पश्चिम सीमा पर पवन चक्की का भी उल्लेख करता है। अल-मसूदी राष्ट्रकूट प्रतिहार शासकों के समय 10वीं शताब्दी में भारत आया था। अल-मसूदी किसके समय में भारत आया था? राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के समय 10वीं शताब्दी में भारत आया था। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो भी यहाँ पर विदेशी विवरण है, प्राचीन इतिहास के जानने के जो भी स्रोत है, उन स्रोतों में विदेशी विवरण को हम लोगों ने कवर कर लिया है। दोस्तों, ये नोट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आपके लिए उपयोगी है। यहाँ तक कि आप अगर ग्रेजुएशन यानी कि बीए ऑनर्स हिस्ट्री है आपका, तो उसमें भी काम आएगा। सारे चीज़ में, हिस्ट्री से जितने भी रिलेटेड चीज़ें, सब में काम आने वाली है ये टॉपिक, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सारा नोट्स देने वाला हूँ आपको। हमारा जो न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल से हम लोग फिर पढ़ना चालू करेंगे और अच्छे से हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।